हेलो एंड वेलकम टू ईज ऑफ डूइंग स्टडीज। आज का हमारा लेसन है एमसीक्यूज का, जो है 15 से लेकर 23 दिसंबर तक का। से हमारी कोशिश यही होती है कि आपको हाई क्वालिटी एमसीक्यूज दे और अच्छी न्यूज की समरी दे, ताकि आपका जो करंट अफेयर्स का पोर्शन हो वो आसान हो जाए आपके एग्जाम के लिए। तो इस लेसन में भी आपको हाई क्वालिटी क्वेश्चंस मिलेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेसन। First question है, which of the following is correct regarding National Investment and Infrastructure Fund? NIIF has been registered with SEBI as Category 2 Alternative Investment Fund. The fund aims to attract investment from both domestic and international sources. इसके ऑप्शन है only one, only two, both या none। इसका आंसर होगा सी, बोथ। गवर्नमेंट ने 40,000 करोड़ का फंड सेटअप किया है जो कि प्रोवाइड करेगा लॉन्ग टर्म कैपिटल इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए। सी दो तरीके के फंड होते हैं, एक तो इक्विटी फंड और सेकंड होता है डेट फंड। इक्विटी फंड में यह होता है कि उसमें रिस्क हाई होता है बट रिटर्न्स भी हाई होते हैं, और डेट फंड में आपका जो रिटर्न होता है वो फिक्स्ड होता है और इसमें रिस्क कम होता है। तो डेट फंड को अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड भी कहा जाता है, जो कि रजिस्टर्ड होता है सेबी के कैटेगरी 2 में। Next question is, which of the following is correct regarding UNICEF? It provides development assistance to children and mothers in all the countries. It is one of the members of United Nations Development Group. इसके ऑप्शन है one only, two only, both या none। तो इसका आंसर है only two। यूनिसेफ ह्यूमैनिटेरियन एंड डेवलपमेंट असिस्टेंट प्रोवाइड करता है चिल्ड्रन एंड मदर्स के सिर्फ डेवलपिंग कंट्रीज में, और यह मेंबर है यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट और उसके एग्जीक्यूटिव कमेटी का। यूनिसेफ इंडिया का ये 70th ईयर है यूनिसेफ का। तो यूनिसेफ इंडिया का एक प्रोग्राम है जिसे गर्ल स्टार कहा जाता है। गर्ल स्टार प्रोजेक्ट में बेसिकली होता यह है कि जो डिसएडवांटेज कम्युनिटी के गर्ल्स होते हैं, जिन्होंने सोशो इकोनॉमिक बैरियर्स को ब्रेक करके एजुकेशन के थ्रू सेल्फ सफिशिएंट बने, उनकी डॉक्यूमेंट्री मूवीज दिखाई जाती है गर्ल स्टार प्रोजेक्ट में। तो ये हमारे एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, गर्ल स्टार प्रोजेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज द अथॉरिटी टू क्रिएट एन ऑल इंडिया सर्विस? किसके पास पावर है ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने की? लोकसभा, राज्यसभा, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट विद रैटिफिकेशन फ्रॉम हाफ ऑफ द स्टेट्स, या फिर प्रेसिडेंट? इसका आंसर होगा बी, राज्यसभा। आर्टिकल 309 से स्टेट्स एंटाइटल है कि वो अपनी खुद स्टेट सिविल सर्विसेज बना सके, बट आर्टिकल 312 ने काफी हद तक स्टेट की इस पावर को ले लिया। तो कॉन्स्टिट्यूशनल मेकर्स ने ये सेंटर की पावर को कंट्रोल में रखने के लिए एक प्रोविजन लेकर आए। तो वो प्रोविजन क्या है? वो प्रोविजन ये है कि काउंसिल ऑफ स्टेट, जिसे राज्यसभा भी कहा जाता है, उसमें एक रेजोल्यूशन पास करना होगा जो कि एटलीस्ट सपोर्टेड होगा 2/3 मेजोरिटी से किसी भी ऑल इंडिया सर्विसेज को बनाने के लिए। तो ऑल इंडिया सर्विसेज क्रिएट करने में राज्यसभा को ज्यादा पावर होता है, वैसे ही जैसे मनी बिल में लोकसभा को ज्यादा पावर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट रिगार्डिंग इंडस वाटर ट्रीटी? दिस ट्रीटी बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वॉज ब्रोकर्ड बाय यूनाइटेड नेशंस। इट वॉज साइंड बाय श्रीमती इंदिरा गांधी फ्रॉम इंडियन साइड। कंट्रोल ऑफ 3 ईस्टर्न रिवर्स, द बियास, द रवि एंड द सतलज वॉज गिवन टू इंडिया। इसके ऑप्शन है 1, 2 ओनली, 2, 3 ओनली, 1, 3 ओनली, या फिर 3 ओनली। तो इसका आंसर है 3 ओनली, और ये ब्रोकर्ड किया गया था वर्ल्ड बैंक के थ्रू, जिसे उस वक्त इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट कहा जाता था। वर्ल्ड बैंक 2 ग्रुप से मिलकर बना है, जो कि है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, और सेकंड है आईडीए, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन। इस ट्रीटी को साइन की गई थी कराची में 1960 में। उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर इंडिया के जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के प्रेसिडेंट थे अयूब खान। तो इस ट्रीटी में हुआ ये कि जो 3 ईस्टर्न रिवर्स थी, बियास, रवि और सतलज, वो इंडिया को दी गई, और जो वेस्टर्न रिवर्स थी, इंडस, चेनाब एंड झेलम, पाकिस्तान को दी गई।
तो इस डिवीजन की वजह से हुआ यह कि 20% जो ईस्टर्न रिवर्स का वाटर था वो इंडिया के पास आया और वेस्टर्न रिवर्स का जो 80% था वो पाकिस्तान के पास गया। इस मैप में आप देख सकते हैं इंडस, झेलम, चेनाब जो कि पाकिस्तान के पास गई और रवि, बियास, सतलज जो कि इंडिया के पास है। The Ross Sea was recently declared as world's largest marine protected area to protect the Earth's most pristine marine ecosystem. It is located in the Southern Ocean, Arctic Sea, North Atlantic Sea, Sargasso Sea. इसका आंसर है ए, सदर्न ओशन। मरीन प्रोटेक्टेड एरिया स्टेटस से होता यह है कि जो 3/4 का सराउंडिंग एरिया होता है उसमें 35 इयर्स के लिए बैन लग जाता है कमर्शियल फिशिंग के लिए। तो रोज सी लोकेटेड है सदर्न ओशन, अंटार्कटिका में। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट, यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम, कार्नेजी मेलॉन इंस्टीट्यूट, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ एजुकेशन। ग्लोबल यूथ डेवलपमेंट इंडेक्स को पब्लिश करता है कॉमनवेल्थ सेक्रेटेरिएट। इस इंडेक्स से पता यह चलता है कि यूथ का स्टेटस क्या है एम्प्लॉयमेंट, एजुकेशन, हेल्थ, सिविक और पॉलिटिकल स्पीयर्स में। और 2000 की रैंकिंग में इंडिया रैंक करता है 133rd आउट ऑफ 183 कंट्रीज। The Saur Sujla Yojana intends to provide establishment of smart grid infrastructure in rural areas, micro irrigation facility on every farm in India, solar rooftop panels mandatorily in each house, solar powered irrigation pumps to farmers at a subsidized price. तो इसका आंसर है डी। इस योजना में यह होगा कि फार्मर्स को पंप्स प्रोवाइड किया जाएगा सब्सिडाइज प्राइस में और इसे लॉन्च किया गया छत्तीसगढ़ में और इसकी इंप्लीमेंटिंग एजेंसी होगी क्रेडा जो कि है छत्तीसगढ़ स्टेट रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी। India's foreign exchange reserves are managed by Reserve Bank of India, Government of India, jointly by the RBI and scheduled commercial banks, jointly by the RBI and International Monetary Fund. ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये है कि इंडिया का जो फॉरेन एक्सचेंज का रिजर्व था वो कम हुआ है। तो इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व को मैनेज करता है आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फॉरेक्स जो हमारा रिजर्व होता है वो कंसिस्ट होता है गोल्ड, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स और फॉरेन करेंसी से। व्हाट इज ट्रक फार्मिंग? Usage of heavy machinery for ploughing and distribution of high yield variety seeds, livestock particularly poultry farming and cattle rearing, farming in the regions where farmers specialize in vegetables, none of the above. तो इसका आंसर है फार्मिंग इन द रीजन्स वेयर फार्मर्स स्पेशलाइज इन वेजिटेबल्स। से ट्रक फार्मिंग में होता यह है कि मार्केट से एक डिस्टेंस पे फार्मिंग की जाती है, वो ट्रक में नहीं होती है, नॉर्मल फार्मिंग होती है वेजिटेबल्स की। इसे ट्रक फार्मिंग इसलिए कहा जाता है कि ये मार्केट से इतने डिस्टेंस पे होती है ताकि एक रात में इसे शिप किया जा सके मार्केट में। तो इस फार्मिंग को कहते हैं ट्रक फार्मिंग। Dual government was established in Bengal as an immediate effect of which of the following event? किस इवेंट के बाद बंगाल में डुअल गवर्नमेंट स्टैब्लिश हो गया था? बैटल ऑफ प्लासी, थर्ड कर्नाटिक वॉर, बैटल ऑफ बक्सर, रेगुलेटिंग एक्ट 1773। इसका आंसर है सी, बैटल ऑफ बक्सर। ईस्ट इंडिया कंपनी जो कि एक ट्रेडिंग कंपनी थी, बैटल ऑफ बक्सर के बाद उन्हें दीवानी राइट्स हासिल हो गया था जो कि था रेवेन्यू कलेक्शन और सिविल जस्टिस का बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। तो इन्हें ये राइट्स हासिल हुई थी ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद से, जिसे साइन किया था मुगल एम्परर शाह आलम II ने 1765 में। ये आर्टिकल है डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट का। अगर आप और पढ़ना चाहते हैं इसके बारे में तो वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं। पत्तिसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इंटरलिंक्स कृष्णा एंड कावेरी, गोदावरी एंड कृष्णा, नर्मदा एंड गोदावरी, दामोदर एंड सुबर्णरेखा।
तो पतिसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट इंटरलिंक करते हैं गोदावरी और कृष्णा रिवर का, और ये प्रोजेक्ट है आंध्र प्रदेश में, और ये साउथ इंडिया का पहला रिवर इंटीग्रेशन प्रोजेक्ट है। द गवर्नर ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ। हाल ही में बहुत न्यूज चल रही है आरबीआई के न्यूली अपॉइंटेड गवर्नर उर्जित पटेल के अपॉइंटमेंट को लेकर, तो ये क्वेश्चन हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो इसके ऑप्शंस है अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ कैबिनेट, प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिस, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट रिसर्च कमिटी, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हेडेड बाय प्राइम मिनिस्टर। इसका आंसर होगा सी, फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमिटी। कैबिनेट कमेटी ने जो डिसीजन लिया है आरबीआई के नए गवर्नमेंट को अपॉइंट करने का, तो ये अपॉइंटमेंट बेस्ड था फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी के रिकमेंडेशन पे, जिसे हेड करते हैं कैबिनेट सेक्रेटरी। तो ये भी क्वेश्चन हो सकता है कि फाइनेंशियल सेक्टर रेगुलेटरी अपॉइंटमेंट सर्च कमेटी इज हेडेड बाय, तो इसका आंसर होगा कैबिनेट सेक्रेटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है एनुअल फ्लैगशिप स्टेट ऑफ चिल्ड्रंस रिपोर्ट इज रिलीज्ड बाय WHO, UNDP, यूनिसेफ, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसका आंसर है सी, यूनिसेफ। स्टेट ऑफ चिल्ड्रंस रिपोर्ट से ये पता लगाया जाता है कि स्टेटस क्या है चिल्ड्रन का ऑल ओवर द वर्ल्ड, और उसमें कितनी प्रोग्रेस की गई और आगे उसमें और क्या प्रोग्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिक्स हैज अडॉप्टेड उदयपुर डिक्लेरेशन। The aim of this declaration is to set up a joint task force for disaster risk management, set up a joint task force for exchange of information on new development bank, enumerate the principles for equal voting rights in BRICS Bank, policy statement on climate change after Paris Summit. तो उदयपुर डिक्लेरेशन का एम है टू सेट अप अ जॉइंट टास्क फोर्स फॉर एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो कि ब्रिक्स की बैंक है। इस उदयपुर डेवलपमेंट डिक्लेरेशन के और भी एम है, जैसे कि रेगुलर डायलॉग एक्सचेंज, म्यूचुअल सपोर्ट एंड कोलैबोरेशन अमंग ब्रिक्स कंट्रीज। आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है ग्रीन स्टील वाज इन न्यूज रिसेंटली। व्हाट इज ग्रीन स्टील? Steel produced by mixing copper to the alloy which gives it a green tint. Steel produced by the use of electricity produced by solar power plant. It is another name of bamboo. Steel produced from rubber tires. तो ग्रीन स्टील उसे कहा जाता है जो कि प्रोड्यूस्ड होती है रबर टायर्स से। इसमें पॉलीमर इंजेक्शन टेक्नोलॉजी यूज की जाती है जो कि कन्वर्ट करती है रबर टायर्स को मेटल एलॉयज में, जिससे मिलता है ग्रीन स्टील। और इस टेक्नोलॉजी से जो प्रॉब्लम है डिस्पोजल का वेस्ट टायर्स का, उससे काफी हद तक डील किया जाता है। तो आज का हमारा लेसन यही खत्म होता है। होप आपको अच्छी इंफॉर्मेशन मिली होगी। आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद जो अलार्म बटन है उसे ओपन करके आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए, ताकि जब भी कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।